नमस्कार। आज हम बात करेंगे पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट के बारे में, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1968 में स्टार्ट किया था और काफ़ी पॉपुलर है ये स्कीम और आज भी लोगों में काफ़ी लोकप्रिय है और लोगों के इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में एक प्राइमरी हिस्सा पब्लिक प्रोविडेंट फंड का होता ही है। ये सबसे ज़्यादा लोकप्रिय इसीलिए है क्योंकि इसका जो टाइम होराइज़न है वो 15 साल है। 15 साल होने की वजह से इस अकाउंट में लोग ज़्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट हो पाते हैं। ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट होते हैं, इसके लिए उनका जो पेशेंस लेवल है वो डेवलप होता है और जो 15 साल का जो बेनिफिट है इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, जैसे आपने पहले साल इन्वेस्ट किया कुछ अमाउंट, तो उसके ऊपर आपको 15 साल के लिए लगातार इंटरेस्ट मिलता रहेगा। उसकी वजह से ये स्कीम काफ़ी पॉपुलर है आज के दिन में भी। तो हम स्टार्ट करते हैं इस स्कीम की जानकारी के हिसाब से बात करते हैं। सबसे पहले ये अकाउंट कौन खोल सकता है? ये अकाउंट खोल सकता है भारतीय नागरिक, इंडियन रेसिडेंट इंडिविजुअल, कोई भी इसका अकाउंट खोल सकता है। कंपनीज एचयूएफ को अलाउड नहीं है कोई भी तरीके से, ना कि एनआरआई को अलाउड है सबसे पहले। और एज लिमिट इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें माइनर भी खोल सकता है, मेजर भी खोल सकते हैं। माइनर का अकाउंट अगर खोला जाता है तो उसे ऑपरेट जो करेंगे वो मेजर करेंगे, और जब वो मेजर हो जाएगा, जो माइनर है वो मेजर अगर हो जाएगा तो फिर वो मेजर उसको ऑपरेट करेगा डायरेक्टली। ये अकाउंट ओपन किया जाता है पोस्ट ऑफिस और बैंक्स में। बैंक मीन्स पब्लिक बैंक्स और प्राइवेट बैंक भी। आजकल ऐसा हो गया है कि बैंकों का जो नेट बैंकिंग होता है उसके अंदर आपको एक लिंक मिल जाता है जिससे आप सीधा ऑनलाइन केवाईसी करवा के पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट अमाउंट के बारे में। इन्वेस्टमेंट में फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से गिना जाता है। फाइनेंशियल ईयर में आपको मिनिमम 500 रुपये इन्वेस्ट करना रहेगा एक फाइनेंशियल ईयर में, और मैक्सिमम आपको 1.5 लाख इन्वेस्ट करना रहता है। मैक्सिमम 1.5 लाख से ज़्यादा आप नहीं कर सकते। बेसिकली आप 1.5 लाख से ज़्यादा भी कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट, बट उसके ऊपर आपको ब्याज नहीं मिलेगा, और जो टैक्स बेनिफिट होता है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे वो आपको टैक्स बेनिफिट भी उसके अंदर नहीं मिलेगा। तो आप मोटा मोटी ऐसा मान के चलिए कि आपको 500 रुपये कम से कम और 1.5 लाख ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन्वेस्ट करने का मिलेगा एक फाइनेंशियल ईयर में। सबसे ख़ास बात है इस स्कीम की जो है इसका टाइम होराइजन, जो मैंने स्टार्ट में भी आपको बताया था। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो पेशेंस है, आप अगर कोई पैसा कमाना चाहता है तो आपको वो लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट रहना पड़ेगा। लॉन्ग टाइम आप इन्वेस्ट रहोगे तभी आपको उसका जो प्रॉपर बेनिफिट है, ग्राउंड लेवल का जो बेनिफिट है वो आपको मिलेगा। जैसे कि आप अगर 15 साल, जैसे आज आपने पहले साल में आज इस साल आपने अकाउंट ओपन किया हो और आपने 15 साल के लिए अमाउंट रखा हो, तो आप सोचिए कितना अमाउंट वो डेवलप हो सकता है इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट होके, कंपाउंडिंग होके। पीपीएफ अकाउंट टैक्स बेनिफिट के साथ में आता है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे आप ट्रांजैक्शन समझते हैं, आप सबसे पहले डिपॉजिट करते हैं, पहला ट्रांजैक्शन ये हुआ। सेकंड हुआ आपको इंटरेस्ट इनकम मिलती है। थर्ड होता है कि जब आपका अकाउंट मैच्योर हो या फिर आप प्री मैच्योर विड्रॉल करते हैं तो आपको जो कॉर्पस मिलता है वो 3 तरह की अमाउंट है। तो ये तीनों ही अमाउंट एग्जेम्प्ट है। तो समझते हैं इसको, जो आपने इन्वेस्ट किया है, जैसे आप हर साल आप एक अमाउंट डालते हैं या 12 इंस्टॉलमेंट में जो डालते हैं, वो आपको टैक्स बेनिफिट 80C के अंडर मिलेगा, जिससे आपकी जो टोटल इनकम है उतनी कम हो जाएगी। जैसे कि सपोज़ कीजिए आपने 8 लाख रुपए एक साल के कमाए और आपने 1 लाख रुपए पीपीएफ में डाले, तो आपको जो इनकम टैक्स देना रहेगा वो 8 लाख के ऊपर नहीं, 8 लाख माइनस 1 लाख जो पीपीएफ में आपने डाले वो सीधा आपके इनकम में से लेस होगा। फिर जो बचता है 7 लाख, उसके ऊपर आपको नेट टैक्स कैलकुलेट करके भरना रहेगा। पीपीएफ के ऊपर जो इंटरेस्ट की इनकम होती है वो भी एग्जेम्प्ट है, वो भी सीधा एग्जेम्प्ट है। वो आपका इनकम का रूप इनकम में ऐड नहीं होगी और वो सीधा एग्जेम्प्ट है इनकम टैक्स के अंदर। और जो आपको 15 साल बाद, जैसे आपने इन्वेस्टमेंट किया, 15 साल अकाउंट ऑपरेट किया, तो जो आपको अमाउंट मिलता है लास्ट में, इंटरेस्ट और जो आपका प्रिंसिपल आपने इन्वेस्ट किया था वो आपको टोटल एक रूप में मिलेगा। वो भी इनकम टैक्स के अंडर में नहीं आता है, वो भी एग्जेम्प्ट है आपका। उसके ऊपर भी आपको कोई भी तरीके का टैक्स बेनिफिट नहीं हो, टैक्स पेमेंट नहीं करना रहेगा। सॉरी, नो टैक्स पेमेंट शॉल बी मेड ऑन दैट बिग कॉर्पस, बिग कैपिटल रिटर्न कमिंग टू यू। इसको अगर कंपेयर करें हम बड़ी बैंक्स की एफडी के साथ में, जैसे कि एचडीएफसी बैंक है, एसबीआई बैंक है, कोटक है, एक्सिस है, तो जो एफडी होती है बेसिकली आपको पता है, अगर आपका टैक्स स्लैब में आप आते हो तो आपको एफडी के ऊपर भी, इंटरेस्ट के ऊपर भी आपको टैक्स देना रहता है। टीडीएस भी कटता है एक लिमिट के ऊपर, जबकि पीपीएफ में कोई भी तरीके का टैक्स नहीं है, इंटरेस्ट के ऊपर कोई टैक्स नहीं है। अगर आप सपोज कीजिए आप 30% टैक्स स्लैब में आते हैं और आप एफडी रखते हैं बैंक में,
तो आपको जो भी इंटरेस्ट मिलता है, बेसिकली आज के दिन में इंटरेस्ट रेट्स भी काफ़ी कम हो गई, बट जो भी इंटरेस्ट आपको मिलता है उसके ऊपर भी आपको टैक्स देना रहेगा। तो बेसिकली आपका जो नेट रिटर्न है वो एफडी में काफ़ी कम हो जाता है। पीपीएफ में टैक्स नहीं है, स्टार्टिंग से नहीं है, इसीलिए आपको काफ़ी बेनिफिट है और लोगों में आज भी काफ़ी अच्छा है और काफ़ी सेफ़ है एक्चुअली, क्योंकि गवर्नमेंट इसके पीछे रहती है। ये अकाउंट गवर्नमेंट रखती है, गवर्नमेंट के पास पैसा जाता है और गवर्नमेंट इसका पेमेंट करती है। इसके लिए ये सबसे अच्छा अकाउंट माना जाता है एज़ फार एज द सेफेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू कंसर्न। जिस किसी में भी पेशेंस ना हो, अगर उसको लॉन्ग टर्म के लिए कुछ चाहिए हो, तो पीपीएफ एक अच्छा ऑप्शन होता है, जो कि आपका पेशेंस लेवल काफ़ी अच्छे से टेस्ट करेगी। आपको कुछ भी काम हो तो आप कोई भी तरीके से इसको पैसे को विड्रॉल नहीं कर सकते, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ डेथ और बेसिक हाई डिसीज़ या फिर बच्चों की पढ़ाई और के लिए। बट वो काफ़ी कम रीजंस होते हैं, काफ़ी एक्सट्रीम केसेस ऐसे होते हैं। मोटा मोटी आप मान के चलिए कि 15 साल आपको अकाउंट ऑपरेट करना रहेगा, उससे पहले आप उस अमाउंट को यूज़ नहीं कर सकते। अगर किसी के ऊपर कोई भी तरीके का कोर्ट केस चल रहा है तो कोर्ट के पास पावर है अटैच करने का, वो आपके शेयर्स अटैच कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स, प्रॉपर्टीज़, इवन कार, इवन आपका फ्लैट, सब कुछ अटैच कर सकते हैं, बट पीपीएफ को अटैच नहीं कर सकते। पीपीएफ के पास लीगल इम्यूनिटी है, तो कोर्ट आपका पीपीएफ अकाउंट भी लिंक नहीं कर सकता है। इसका बेसिकली लॉजिक ये था, जब प्रोविजंस बनाए गए थे तो ये लॉजिक था कि पीपीएफ आपके लिए नहीं होता है, पीपीएफ होता है आपके बच्चों के लिए, फ्यूचर के लिए, 15 साल बाद के लिए। इसके लिए कोर्ट उस तरीके को उसको अटैच नहीं कर सकता है। बेसिकली आप जो शेयर्स लेते हैं वो सब आपके लिए होते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, फ्लैट है, वो सब बेसिकली आपके लिए होते हैं कहीं ना कहीं, बट पीपीएफ अपने फ्यूचर के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं, ना कि हमारे लिए। तो उस हिसाब से कोर्ट ने उसको आज तक भी इम्यूनिटी के हिसाब से रखा है, उसको अटैच नहीं कर सकते। अब एक ट्रिक समझते हैं, इसका इंटरेस्ट कैसे गिना जाता है। जो हम बात करते हैं कि मंथली इंटरेस्ट गिना जाएगा, तो कैसे गिना जाता है। इंटरेस्ट गिना जाता है 5 तारीख से लेके मंथ की एंड तक जो भी आपका लोअर बैलेंस रहा उसके ऊपर। मानिए कि आपने 6 तारीख को बैलेंस डाला, ठीक है। अब वह देखेंगे पीपीएफ वाले कि 5 से लेके, तो आपने जो 6 को इन्वेस्टमेंट किया वो काउंट नहीं होगा, क्योंकि 5 तारीख को आपका बैलेंस उससे कम था। तो जो लोअर बैलेंस है उसके मंथ्स आपने 6 को अगर डाला है तो आपके 25 दिन आपका बिना इंटरेस्ट के पैसा वहाँ पे रहेगा। तो एक छोटा सा ट्रिक ये है जिससे आपको 15 साल में अगर आप देखेंगे तो उसका बहुत बड़ा बेनिफिट होता है लास्ट में जाके। ट्रिक ये है कि आप कोशिश करिए कि 1 से 5 तारीख में आपका इन्वेस्टमेंट हो जाए पीपीएफ के अंदर में, क्योंकि आप 1 से 5 को अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पूरे मंथ आपको उसका इंटरेस्ट मिलता है। मान लीजिए आपने 5 तारीख को भी पैसा डाला है तो भी आपका 1 से 30 तारीख तक पूरे महीने का आपको इंटरेस्ट मिलेगा। आपने 5 दिन लेट डाला, मीन्स 1 से लेके 5 आपने 5 दिन लेट डाला, बट आपको पूरे महीने का उसमें इंटरेस्ट मिलेगा। तो बेसिकली अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर आप 10 तारीख को 15 तारीख को डाल रहे हैं, बट आप ट्राई करिए कि 1 से 5 तारीख, बेसिकली 1 से 3-4 तारीख तक कोशिश करना चाहिए कि डाल देवें, ताकि, और इसका लॉन्ग टर्म में बेनिफिट बहुत अच्छा होता है, बहुत बड़ा अमाउंट बन के आता है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट लॉस नहीं होता है, वो 15 साल पूरा इंटरेस्ट घूमता रहेगा और बनाता रहेगा आपका। नॉर्मली हम शेयर्स के अगेंस्ट में लोन ले सकते हैं, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में लोन ले सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट में भी आजकल लोन मिलने लगा है, तो पीपीएफ के अगेंस्ट में भी लोन मिलता है। पीपीएफ के अगेंस्ट में आपको इंटरेस्ट रेट जो होता है वो पीपीएफ प्लस 1% इंटरेस्ट रेट जो होता है वो आपको देना रहता है, और लोन भी आपको अवेलेबल होता है। लोन की लिमिट्स होती है अपनी अपनी, उस हिसाब से आपको लोन भी मिलता है। लोन जो आपको मिलेगा, लोन वो उसका भी एक लिमिट होता है। लिमिट ऐसा है कि 3 और 6 साल के बीच में आपको लोन मिलेगा। लोन का अमाउंट भी फिक्स किया है। लोन ऐसे होता है कि 25% ऑफ 2 अमाउंट से, 2 अमाउंट गिननी रहती है। पहला अमाउंट होता है बैलेंस एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। सेकेंड होता है द ईयर प्रीसीडिंग द ईयर इन विच यू हैव अप्लाइड फॉर लोन प्रीसीडिंग और द प्रीसीडिंग ईयर इन विच लोन इज़ अप्लाइड। तो उन दोनों का जो बैलेंस होता है विच एवर इज़ लोअर, और उसका फिर 25% करते हैं। वो लोन का एक कैप रखा गया है, और लोन को आपको 36 महीनों में पे करना रहता है। बेसिकली इट इज़ द सिस्टम ऑफ ईएमआई। पीपीएफ अकाउंट का प्री मैच्योर क्लोजिंग अलाउड नहीं होता है। क्लोजिंग सिर्फ अलाउड होता है जब आपको या तो एजुकेशन के हिसाब से पैसा चाहिए, हायर एजुकेशन के हिसाब से बच्चों की, और या फिर कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ हो गया हो किसी फैमिली मेम्बर्स को, तो आप उसको क्लोज़ कर सकते हैं और पूरा का पूरा पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। उसमें कोई भी लिमिट नहीं है। उसमें टाइम होराइजन का एक रहता है कि 5 साल हो जाने चाहिए आपके अकाउंट को, उसके बाद ही आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। प्री मैच्योर विड्रॉल भी अलाउड है। विड्रॉल का ऐसा रूल रहता है कि 5 साल कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं अप टू द 50% ऑफ योर अवेलेबल फंड्स।
पीपीएफ 15 साल का तो रहता ही है, उसके साथ ही अगर आपको उसको रिन्यू करना हो, आगे एक्सटेंड करना हो, तो आप 5 साल के ब्लॉक के अंदर रिन्यू कर सकते हैं। आप 3 साल के लिए नहीं कर सकते, आपको 5 साल के लिए करना रहेगा। और आप 15 साल होने के बाद आप हर साल एक बार कोई भी अमाउंट अगर आपको विड्रॉ करना हो तो एक बार कर सकते हैं, आप 2 बार नहीं कर सकते। मान लीजिए आपने 15 साल के बाद में 5 साल का ब्लॉक में बढ़ा दिया और आपने एक बार अमाउंट विड्रॉ कर लिया इस फाइनेंशियल ईयर में, तो उसी फाइनेंशियल ईयर में आप फिर से विड्रॉ नहीं कर सकते। विड्रॉल का कोई भी तरीके का लिमिट नहीं है, आप उसको बंद भी कर सकते हैं 5 साल बाद, पूरा अमाउंट निकाल भी सकते हैं। 15 साल के बाद कोई ऐसा लिमिट नहीं है, बट 5 साल तक आपको कंटिन्यू रखना रहेगा। बंद करना हो तो 5 साल कंप्लीट हो उस टाइम पे आप बंद कर सकते हैं। पीपीएफ में जो इंटरेस्ट रेट्स होती है, इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है। इंटरेस्ट रेट क्वार्टरली चेंज होती है, मीन्स क्वार्टरली डिसाइड होती है, अगर उसमें जो भी चेंज आए वो एप्लीकेबल हो जाती है। जैसे कि अभी जो अप्रैल चल रहा है, अप्रैल से जून का जो इंटरेस्ट रेट है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है इन स्टार्टिंग फर्स्ट वीक ऑफ द अप्रैल, बेसिकली 1 अप्रैल या फिर 2 अप्रैल को वो डिसाइड हो जाता है। करंट रेट जो चल रहा है वो 7.1% है। हिस्टोरिकली अगर हम देखें पिछले 3 साल का डेटा, तो हिस्टोरिकली धीरे धीरे करके इंटरेस्ट रेटें कम आ रही है। एक और मैं आपको चीज़ अच्छे से बताऊं कि पहले ऐसा होता था कि जो बैंक्स की एफडी रेट्स होती थी और पीपीएफ का जो इंटरेस्ट रेट्स होता था, उसके अंदर जो अंदाजत जो एक एवरेज गैप होता था वो होता था 1 से 1.25% या 1.5% के आसपास। मीन्स पीपीएफ अगर 60% है फॉर एग्जांपल, या फिर 8% है पीपीएफ, 8% अगर पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट है, तो एफडी रेट्स उस टाइम पे करीब 6.5 से 7% होती थी। एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बैंक बड़ी बैंक होगी। बट इस बार गवर्नमेंट ने क्या किया, जो आपको सबको पता है कि एफडी रेट्स कम हो चुकी है, एफडी रेट्स काफ़ी कम हो गई है, 5, 5.25, 6% के आसपास आ गई है। बट गवर्नमेंट ने पीपीएफ के इंटरेस्ट रेट्स इस बार कम नहीं किए। अब इसका एक लॉजिक समझिए। इसके लॉजिक को मैं एक और चीज़ के साथ में अटैच करना चाहूँगा। जो गवर्नमेंट ने जो मिनिमम कैप रखा है 500 रुपये वाला, और जो टाइम लिमिट 15 ईयर्स रखे हैं, उसका बेसिक ये लॉजिक होता है कि ये स्मॉल इन्वेस्टर्स, जो स्मॉल सेविंग्स करते हैं लोग, उसके लिए ये अकाउंट है बेसिकली। ठीक है, जो छोटा छोटा पैसा बना के 15 साल तक अपने बच्चों की शादी, एजुकेशन, कोई बड़े चीज़ के लिए, कोई घर खरीदना, उसके लिए अगर रखते हैं तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसीलिए गवर्नमेंट ने ये इंटरेस्ट रेट्स कम नहीं किए, ताकि लोगों ने अभी लोग उसमें बंद ना कर दें कहीं इन्वेस्टमेंट, लोगों का भरोसा उसके ऊपर बना रहे और लोग इन्वेस्ट करते रहें और लोग अपनी सेविंग्स करते रहें। बेसिकली गवर्नमेंट ये चाहती है लोग सेव करें पैसा, इसीलिए गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेटें इस बार कम नहीं करी है। अभी आप 1 साल में मैक्सिमम 12 बार आप इन्वेस्ट कर सकते हैं पीपीएफ के अंदर। मीन्स 12 अलग अलग तारीखों को आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, 12 ट्रांजेक्शन्स आप मैक्सिमम डिपॉजिट्स के कर सकते हैं। अब एक इसमें ऐसा चीज़ है, जैसे मान लीजिए आपने अप्रैल में 1000 रुपये डाले पीपीएफ में, तो मई में भी मान लीजिए आपने 1000 रुपये डाल दिया, तो अब जून में आप नहीं डालना चाहें अमाउंट तो मत डालिए। आप 500 डालना चाहें 1000 की जगह तो भी पॉसिबल है। आप एक्स्ट्रा डालना चाहें 5000 तो भी आप डाल सकते हैं। फिर जुलाई में भी आपको कोई भी तरीके का रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको डालना हो तो अमाउंट डालिए, अदरवाइज मत डालिए, कम डालिए, ज़्यादा डालिए, कोई भी तरीके का रेस्ट्रिक्शन नहीं है। किसी के मन में सवाल होता है कि अगर आपने 1000 रुपये एक बार डाले तो क्या फिर अगले महीने कम अमाउंट या ज़्यादा अमाउंट या नहीं डालें, ऐसा कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं, बिल्कुल कोई भी तरीके का रेस्ट्रिक्शन नहीं है उसके अंदर। आप कोई भी अमाउंट डालिए मन से, मैक्सिमम 12 बार आपको डालने हैं और एक फाइनेंशियल में 500 रुपये डालना है। अभी मान लीजिए किसी ने स्किप कर दिया हो, 1 साल एक फाइनेंशियल ईयर में आप अमाउंट डाल ही नहीं पाए, भूल गए, कोई भी रीज़न हो, तो क्या आपका पुराना अमाउंट चला जाएगा? नहीं, वो अमाउंट नहीं जाएगा। बेसिकली अगर आप जितने भी फाइनेंशियल ईयर में अमाउंट डालना भूल गए तो आपको क्या करना रहेगा, 500 रुपये उस ईयर का मिनिमम और प्लस 50 रुपये का एक नॉमिनल पेनल्टी सर्विस चार्ज के रूप में वो देना रहता है। वो आपको दे के आप अपना अकाउंट एक्टिव कर सकते हैं। इसमें नुकसान ये है, जिस साल आपका अकाउंट इन ऑपरेट रहा है उस साल का आपको ब्याज नहीं मिलेगा। अगर आपने माइनर के नाम का भी अकाउंट ओपन किया है और अपने नाम का भी अकाउंट ओपन किया है, तो जो आपकी 1.5 लाख की कैप है वो आपके दोनों की कंबाइन करके गिनी जाएगी, अलग अलग नहीं गिना जाएगा, क्योंकि आपका अकाउंट अलग है इसलिए अलग गिना जाए ऐसा नहीं होता है। माइनर का जब आप ओपन करते हैं तो केवाईसी आपका ही लगता है, तो आपका अकाउंट और आपके माइनर का अकाउंट, जो मीन्स जो आपका आप जो भी मेजर है, जो आप माइनर का अकाउंट ऑपरेट कर रहा है, जो भी पेरेंट्स हो, गार्जियन हो, ग्रैंड पेरेंट्स हो, तो उनका अकाउंट और माइनर का अकाउंट कंबाइनली देखा जाएगा। और 1.5 लाख का अगर कैप होता है, कम रहता है उससे, तो टैक्स बेनिफिट है। अदरवाइज जो 1.5 लाख से ऊपर अमाउंट होता है, जितना अमाउंट ऊपर है उसके ऊपर कोई भी तरीके का टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा।
पीपीएफ का जो इंटरेस्ट है वो एनुअली कंपाउंड होता है। एनुअली 31 मार्च को आपके अकाउंट में इंटरेस्ट जमा हो जाता है और फिर अगले साल उसके ऊपर उस हिसाब से गिना जाता है, और 31 मार्च को एक बार इंटरेस्ट कंपाउंड होता है, एनुअली कंपाउंड होता है, ना कि क्वार्टरली और ना ही मंथली। थैंक यू।